भारत का फूड डिलीवरी मार्केट जो है वह जोमेटो और स्विगी के द्वारा लगभग पूरी तरह से हथियाया हुआ है। ये जो वेग किस्म का 10 मिनट डिलीवरी है, चाहे वो ब्लिंकिट करता हो, जेप्टो करता हो या कुछ करता हो, इसमें आप सोच कर देखिए कि यह इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी खतरनाक चीज है। ना न्यूनतम वेतन इन पर लागू होता है, ना सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड की इन पर लागू होती है, ना इनको किसी किस्म की चिकित्सा सहायता मिलती है, ना इनको किसी किस्म का दुर्घटना बीमा मिलता है। ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनके फोन को लगातार देखा जाएगा कि कितनी देर तक किस जगह पर रुके हुए हैं। ये जिस जगह पर रुके हुए हैं उस जगह का इनके वास्तविक सप्लाई चेन से क्या संबंध है। लगातार सर्विलेंस है, इसलिए हर डिले के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा, आराम करने को पेनलाइज किया जाएगा और कुल मिलाकर मनुष्य होने का हर क्षण उनसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि जो फायदा है वो प्लेटफॉर्म्स को होता है, डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं होता। स्टडी बताती है कि गिग वर्कर 10 से 12 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं और 15 से 20 हजार रुपए केवल महीने भर में कमा रहे हैं। यानी कि अगर आप जोमेटो के फाउंडर के आर्गुमेंट को देखें कि नहीं जी हम तो बहुत महत्वपूर्ण जॉब क्रिएट कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, आपने निकाला फोन, खोला ऐप, ऑर्डर किया और कुछ देर बाद जो चीज आपने मंगाई थी वह आप तक पहुंच गई। कितना सुविधाजनक है, कितना त्वरित है। सच्चाई यह है कि इस सुविधा के पीछे, इस गति के पीछे एक बहुत बड़ी अदृश्य सेना लगती है। बहुत सारे लोग, इनविजिबल वर्कफोर्स जो लगातार प्रेशर में काम करती है कि आपके पास वह चीज 10 मिनट में पहुंच जाए। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम इसी गिग वर्कफोर्स पर बात करने वाले हैं। ये जो गिग इकॉनमी, जिसने माना जा रहा है कि जो हमारा अर्बन सर्विस स्पेस है उसको एकदम बदल डाला है, उसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फाउंडर्स आपके सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए हम कितने महान व्यक्ति हैं, महात्मा लोग हैं, हमारी वजह से इन गरीब सर्विस प्रोवाइडर्स के घर चल रहे हैं, हम उनकी बच्चों की फीस दे रहे हैं और न जाने क्या क्या आप सुनते हैं। आज हम इन्हीं गरीब गिग वर्कर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सोचकर देखिए कि ये जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वे किन शर्तों पर इन सर्विस प्रोवाइडर से काम कराते हैं। जरा सोचकर देखिए कि उनको कितना काम करना पड़ता है और कितनी आमदनी उनकी हो पाती है। ये भी सोचकर देखिए कि क्यों मजबूर हैं सर्विस प्रोवाइडर्स इन्हीं जगहों पर नौकरियां करने के लिए। बल्कि सच्चाई तो ये है कि उनके काम को नौकरियां माना भी नहीं जाता। गिग वर्कर्स आर नॉट इवन वर्कर्स। हमारे जो लेबर लॉज हैं उनमें से अधिकतर लेबर लॉज जो हैं गिग वर्कर्स तक पहुंचती ही नहीं है। क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि अभी हाल में इन तमाम गिग वर्कर्स ने क्रिसमस के अवसर पर और न्यू ईयर के अवसर पर एक हड़ताल करने का प्रयास किया ताकि आपकी मेरी जो अटेंशन है वो उनकी समस्याओं की तरफ जा सके, सरकार की अटेंशन इनकी जो समस्याएं उन पर जा सकें। और उसके बाद पीआर एक्सरसाइजेस की तरह ये फाउंडर्स सामने आए और उन्होंने अपनी वह छवि देने की कोशिश की, मानो वे महात्मा हैं, मानो वे ऐसे काम कर रहे हैं जिस काम की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, शायद करनी भी होगी। आप राय बनाएंगे इसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसा है। हमने इस बारे में पहले भी बात की है। ये ऐसा बाजार है जिसमें वह स्थिति है जिसे हम डिओपॉली कहते हैं। एक ऐसी स्थिति जैसे मसलन मान लीजिए हम फूड डिलीवरी को लें। फूड डिलीवरी में जोमेटो और स्विगी, इनका जो शेयर है लगभग 95% है। याद कीजिए इंडिगो वाला केस। इसका मतलब यह है कि भारत का फूड डिलीवरी मार्केट जो है वह जोमेटो और स्विगी के द्वारा लगभग पूरी तरह से हथियाया हुआ है। अब न तो रेस्टोरेंट्स के पास या जो सप्लायर्स हैं उनके पास और ना ही सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कोई बहुत विकल्प बचते हैं, जिसका मतलब है कि वे पूरी तरह से आश्रित हैं अपनी सर्विस कंडीशंस के लिए, अपनी सेवाओं को देने के लिए इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की तानाशाही को लेकर। वही तय करेंगे कि आपको कब, कितने समय में डिलीवरी करनी है, आपको क्या मेहनताना मिलेगा। वही तय करेंगे कि सप्लायर से कितना डिस्काउंट लिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से तय करने वाली चीज हो चुके हैं। जगह आप इसको कंपेयर करते हैं भारत के बाहर, तो आप पाते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स की बहुत मिनिमल किस्म की प्रेजेंस दिखाई देती है। इंटरनेशनल मार्केट से जोमेटो लगभग बाहर हो गया है। ग्लोबल मार्केट जैसे कि डोरडैश की बात करते हैं, उबर ईट्स की बात करते हैं, वे
अलग किस्म का लेबर मॉडल रखते हैं और उनके रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम लोगों ने देखा कि पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के गिग वर्कर्स ने डोरडैश और उबर ईट्स के में जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों ने भी इसी किस्म की हड़ताल जैसी चीज़ करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी मांगे रखने की कोशिश की और उस मांग में उन्होंने कहा कि उन्हें प्रति घंटा, चाहे उनके पास ऑर्डर हो या ना हो, प्रति घंटा $40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मेहनताना मिलना चाहिए। $40 का आज की कीमत में मतलब लगभग 2,400 रुपए हुआ। लेकिन मान लीजिए आप करेंसी कन्वर्जन के उसमें नहीं रखते, तब भी भारत में भी यह एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट होगा। बदले में हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि जोमेटो में काम करते हैं या स्विगी में काम करते हैं या ब्लिंकिट में काम करते हैं, उन लोगों को किस किस्म का मेहनताना मिलता है। बार बार इन लोगों ने बताया कि ब्लॉक्स बना के बताया कि 25,000 अपर लिमिट है, जिसमें कि अभी उन्हें पेट्रोल का खर्चा है, जो उनके अन्य खर्चे हैं उन्हें माइनस करना होगा। वह तब है जब रोजाना वो 12 घंटे काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे केवल दिल्ली में लागू मिनिमम वेजेस को लागू करना चाहें तो यह मिनिमम वेजेस से भी कम पड़ता है। इन प्लेटफॉर्म्स में इन एम्प्लॉयज़ को, जिन्हें फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ माना ही नहीं जाता, इन्हें सर्विस पार्टनर्स माना जाता है, जिसका मतलब है इन पर कोई लेबर कोड लागू ही नहीं हो रहा आज की डेट में। हालांकि न्यू लेबर कोड ऐसा प्रावधान करता है कि इनके लिए कुछ जो सोशल सिक्योरिटी है वह आनी चाहिए। हम उस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे। ये जो गिग वर्कर्स हैं, इन गिग वर्कर्स को ये जो एंटरप्रेन्योरशिप नाम का जो एक पूरा नैरेटिव खड़ा हुआ है, वह एक ऐसे बंधुआ मजदूर में बदल देता है कि इनके पास यह विकल्प रह नहीं जाता कि ये तय कर सकें कि वह अपने मेहनताने के लिए क्या कीमत लगाते हैं। आपके पास एक मेन्यू आता है, जो मेन्यू ये बताता है कि आप तय कर सकते हैं कि आप किस व्यक्ति से, किस कंपनी से कौन सा सामान मंगाएंगे। यानी कि आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तय कर सकते हैं कि आप नीचे जाके मार्केट से सामान खरीदेंगे या ऑनलाइन मंगाएंगे। ऑनलाइन मंगाएंगे तो ब्रांड ए से मंगाएंगे या ब्रांड बी से मंगाएंगे। आपकी एजेंसी अभी तक बची हुई है, लेकिन इन गिग वर्कर्स के पास ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। वो तय नहीं कर सकते कि ये तय करें कि अगले 25 मिनट के लिए या अगले 1 घंटे के लिए मैं अपने 1 घंटे का मेहनताना 25 रुपये रखूंगा या 50 रुपये रखूंगा या 100 रुपये रखूंगा और तभी मैं काम करूंगा। नहीं, यह प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था इस प्रकार की है कि आपको जो कार्य दिया जाएगा, आपको उस कार्य को, आपको जिस वेतन या जिस मजदूरी पे दिया जाएगा, उस मजदूरी पर ही स्वीकार करना पड़ेगा। Your agency to decide as a service provider is missing. एक्चुअल चैलेंज क्या है? ये जो वेक किस्म का 10 मिनट डिलीवरी है, चाहे वो ब्लिंकिट करता हो, जेप्टो करता हो या कुछ करता हो, इसमें आप सोच कर देखिए कि यह इस सर्विस प्रोवाइडर के लिए कितनी खतरनाक चीज है। यहां पर प्रायोरिटाइज किया जाता है सुरक्षा की बजाय गति को। व्यक्ति जो है वह सुरक्षित तरीके से आप तक पहुंच सके, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वह गति से आपके पास पहुंच सके, चाहे इसकी कीमत उसे रैश ड्राइविंग करके चुकानी पड़े, चाहे इसकी कीमत उसे ट्रैफिक के नियमों को तोड़कर चुकानी पड़े, या इसकी कीमत उसे अपने आप में दुर्घटना सहने को लेकर चुकानी पड़े। और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कितनी जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स की है? लगभग 0, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के अनुसार ये आपके कर्मचारी नहीं है। आपको इनको प्रोविडेंट फंड नहीं देना है, आपको इनको जो इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए वह भी उस तरीके से आप पर बाध्यकारी नहीं है कि आप उनको पर्याप्त इंश्योरेंस देंगे, इत्यादि इत्यादि। यानी कि कोई सोशल सिक्योरिटी नेट इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के पास नहीं है। ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं वह 15 से 20% से लेकर 25 से 30% तक का जो है कमीशन लेते हैं उन लोगों से जिनकी बिक्री ये कराते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि वास्तव में जो पे आउट ये देते हैं अपने इन वर्कर्स को, वह बहुत कम है। जोमेटो के सीईओ से जब पूछा गया कि आपने इस प्रकार के मॉडल क्यों बनाए हैं जिसमें कि वर्कर है उसको पर्याप्त मेहनताना नहीं मिलता, तो उनका कहना था कि नहीं, हम एफिशिएंसी के हिसाब से एफिशिएंसी वाले प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और इस मॉडल्स में हम आमतौर पर यह कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों तक सामग्री वो पहुंच जाए। यद्यपि उनका कहना था कि हम उन पर दबाव नहीं डालते हैं, उनको कोई टाइमलाइन देते नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म वर्कर से रोक के पूछिए कि अगर आप लेट हुए तो आपको क्या नुकसान होगा, तो बताएंगे उनके पे आउट पर इसका असर पड़ता है। तो यह कुल मिला के एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम ऐसी वर्कफोर्स पहली बार देख रहे हैं जो वर्कफोर्स काम तो पूंजीपति प्लेटफॉर्म के लिए ही कर रही है, लेकिन एक आम पूंजीपति जो व्यवस्था थी उसमें जो सिंपल वेलफेयर मैकेनिज्म थे उन तक से
वंचित है। ना न्यूनतम वेतन इन पर लागू होता है, ना सोशल सिक्योरिटी प्रोविडेंट फंड की इन पर लागू होती है, ना इनको किसी किस्म की चिकित्सा सहायता मिलती है, ना इनको किसी किस्म का दुर्घटना बीमा मिलता है। वे खुद खरीद सकते हैं, वे खुद कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है। कम से कम अब तक की जो व्यवस्था है उनमें तो ऐसा है। कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि एल्गोरिथम्स के कंट्रोल के कारण, क्योंकि एल्गोरिथम इस बात के लिए नहीं बनाई गई है कि वो ये सुनिश्चित करें कि ये वर्कर सेफ रहे, इनके परिवार सेफ रहे, इनका भविष्य सेफ रहे। ये एल्गोरिथम बनाई गई है कि कैसे सुविधा आप तक जल्दी पहुंचे, कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सके। ऑप्टिमाइज बहुत खतरनाक शब्द है, हम बार बार इस पे बात करते हैं। ये व्यक्ति को पूरी तरह से मशीनीकृत कर देने की चीज है। ऑप्टिमाइज किया जाना कि कैसे इस पूरे ट्रेड ऑफ में, यानी कि एक जगह से सामान उठाना, दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना, खरीदारी होना, इसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, इसे न्यूनतम वेस्टेज के साथ किया जा सके। यह जोखिमों को बढ़ाने वाली चीज है। भारत से बाहर आमतौर पर उतनी कंज्यूमर कॉन्शियसनेस आ गई है गिग वर्कर्स को लेकर, जहां पर खरीदार अब ये मना करने लगा है कि हम ऐसी जगह से भोजन नहीं मंगाएंगे, ऐसी जगह से सर्विसेज नहीं मंगाएंगे जो अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती हो। याद रखिए, वे न केवल अपने यहां के वर्कर्स को बल्कि पूरी के पूरी प्रोडक्शन सप्लाई चेन के न्यायपूर्ण होने की मांग करने वाला समाज है। आपको याद होगा कि भारत में कालीन उद्योग में जब बच्चे काम कर रहे थे तो यूरोप और अमेरिका के बाजारों ने कहा कि हम कालीन नहीं खरीदेंगे क्योंकि इस उद्योग में बच्चों को शामिल किया जाता है, बच्चों से मजदूरी कराई जाती है। जबकि भारत में हम लोग बच्चों से मजदूरी कराने वाले उत्पादों को, सेवाओं को कंज्यूम कर रहे थे, आज भी शायद करते हैं। बिल्कुल यही स्थिति आपको इन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ भी दिखाई देगी कि विदेश में प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अगर लो वेजेस दी जाती हैं तो उसका खामियाजा उनको अपने बिजनेस नुकसान के तौर पर चुकाना पड़ता है, क्योंकि वहां का जो संवेदनशील समाज है वो ऐसे ब्रांड्स को पसंद नहीं करता है, ऐसे ब्रांड से चीजें खरीदना नहीं पसंद करता है। लेकिन भारत में स्थिति भिन्न है। हम लोग सामाजिक तौर पर असंवेदनशील रहे हैं वर्किंग क्लास को लेकर। हमारी पूरी की पूरी जाति व्यवस्था इस बात पर आधारित है, जिसमें कि वे लोग जो हमारे लिए काम करते हैं हम उन्हें अपने से निम्नतर मानते हैं, और चूंकि हम उन्हें अपने से निम्नतर मानते हैं इसलिए उनके शोषण को हम शोषण मानते नहीं हैं या पर्याप्त शोषण नहीं मानते हैं। और यही वजह है कि जब हम इन गिग वर्कर्स को परेशान देखते हैं तो हम उनकी परेशानी से ज्यादा अपनी सुविधा को महत्व देने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये संख्या छोटी नहीं है। आप किसी व्यक्ति से बात करके देखिए जो इस समय अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, आप पाएंगे कि अधिकांश मामलों में उनके एम्प्लॉयमेंट गिग वर्किंग एम्प्लॉयमेंट होने वाले हैं। हो सकता है वो जोमेटो स्विगी के लिए काम ना कर रहे हो, लेकिन जिस जिस जगह पे वे काम कर रहे हैं वे आम तौर पर इसी गिग वर्किंग मेथड में काम कर रहे हैं, जिसमें जिस समय आप गए उसमें जितना आपने काम किया उसके बदले में आपको कुछ पैसा मिल गया, और इसके अलावा आपको पैसा देने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर पैसा देने वाले की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? कोई भी जानता है कि संविधान यह जिम्मेदारी किसे देता है? संविधान यह जिम्मेदारी राज्य को देता है। क्या हमारा राज्य सुनिश्चित कर रहा है कि ये जो सेक्टर है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है, ऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं है, ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनके भविष्य को लेकर, इनके सोशल सिक्योरिटी को लेकर, इनके वर्तमान में सुरक्षा को लेकर हमने कुछ किया है? सच्चाई यह है कि ये चूंकि वर्कर नहीं है तो आपको हैरानी होगी कि इस वजह से संविधान जो बाकायदा आपको हक देता है यूनियन बनाने का, वह यूनियन भी इस मामले में पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि इस यूनियन को मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये एक लेबर यूनियन नहीं होगी, क्योंकि ये वर्कर यूनियन नहीं होगी। जैसे किसी मिल में काम करने वाले मजदूर जब अपनी यूनियन बनाते हैं तो वो मजदूर यूनियन होती है, और वह मजदूर यूनियन औपचारिक तौर पर स्वीकार की जाती है उस मिल द्वारा। ये ऐसा आप पाएंगे कि गिग वर्कर्स के मामले में नहीं होगा, क्योंकि गिग वर्कर्स नहीं है। जो लेबर बेनिफिट्स, जो लेबर सुरक्षा, जो श्रम सुरक्षा हमारे कानून के तहत श्रमिकों को मिलती है, वो इन पर लागू नहीं हो रही हैं। ये वे मजदूर जो कि लगातार मजदूरी कर रहे हैं, जिन्हें कम वेतन मिल रहा है, कम मजदूरी मिल रही है, जिनके काम के घंटे निश्चित नहीं है, जिनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया है, इसके बावजूद उनको यूनियन बनाने और यूनियन के तहत काम करने या कलेक्टिव बार्गेनिंग करने, रेजिस्टेंस करने इनके पर्याप्त हक नहीं है। पश्चिम में निश्चित तौर पर इस बात की मांग की जा रही है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके एम्प्लॉइज को मिनिमम वेजेस दी जाएं। आप जानते हैं कि आपके देश में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि सरकार जिसे न्यूनतम मजदूरी खुद कहती है, सरकार न्यूनतम मजदूरी तय करते समय मानती है ना कि एक मजदूर को कम से कम इतनी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए अगर उसे इस शहर में जिंदा रहना है। तो यह न्यूनतम मजदूरी कानून भी इन गिग वर्कर्स पे लागू नहीं हो रहा। इनमें से अधिकांश लोग न्यूनतम मजदूरी के तहत करने वाले घंटों से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं, और उनको मिलने वाला वेतन न्यूनतम मजदूरी से आमतौर पर कम है। और क्यों ना हो,
जब आप कानूनों को देखते थे तो कानूनों के पीछे होते थे इंसान। वे इंसान जो कि मैनेजर थे, सुपरवाइजर थे, मैनेजमेंट के व्यक्ति थे, और वो तय करते थे कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। वो बाजार में जाते थे, उन्हें खुद पता था कि इस शहर में रहने के लिए कितना मिनिमम चाहिए। अब किसके हाथ में कंट्रोल? अब कंट्रोल है एल्गोरिथम्स के हाथ में। ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, एल्गोरिथम्स का कंट्रोल है। और एल्गोरिथम्स बनाई गई हैं जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए, जिसका मतलब कि वे कुल मिलाकर, जिसे हम मैनेजमेंट के दिनों में साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते थे, एफडब्ल्यू टेलर का, उसके तहत, जो कि सर्विलेंस के पर आधारित है। ये जो गिग वर्कर्स हैं, इनके फोन को लगातार देखा जाएगा कि कितनी देर तक किस जगह पर रुके हुए हैं। ये जिस जगह पर रुके हुए हैं उस जगह का इनके वास्तविक सप्लाई चेन से क्या संबंध है। लगातार सर्विलेंस है, इसलिए हर डिले के लिए अकाउंटेबल बनाया जाएगा, हर आराम करने को पेनलाइज किया जाएगा, और कुल मिलाकर मनुष्य होने का हर क्षण उनसे छीन लिया जाएगा। ये जो गेम थ्योरी के तहत प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं और जो तय करते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके, वे इनह्यूमन है। वह गिग वर्कर्स को मनुष्य नहीं मानता, एक मशीन मानता है, जो मशीन को आराम की जरूरत नहीं है, जिसे सोशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, जिसे किसी राहत की जरूरत नहीं है। और चलिए, इतनी मेहनत, इतने ऑप्टिमाइजेशन से फायदा होता है तो किसे फायदा होता है? क्या किसी वाकई आज तक आपने किसी गिग वर्कर को एम्पायर खड़ा करते हुए देखा है? आप गए किसी के हाउस वार्मिंग पार्टी में जो कि गिग वर्कर था और उसने एक मकान बना लिया? या आपको किसी गिग वर्कर ने आपको कार खरीदने की कोई पार्टी कभी दी क्या? अधिकांश मामलों में ये गिग वर्कर उन रेस्टोरेंट्स में खाना खाने लायक पैसा नहीं कमा पाते जिन रेस्टोरेंट्स के लिए ये सर्व कर रहे होते, क्योंकि जो फायदा है वो प्लेटफॉर्म्स को होता है, डिलीवरी पार्टनर्स को नहीं होता। डिलीवरी पार्टनर्स सारा रिस्क लेते हैं। उनकी जो मोटरसाइकिलें और साइकिलें हैं, उनका डेप्रिसिएशन होता है, उन्हें फ्यूल देखना पड़ता है, हेल्थ में होने वाला इंपैक्ट देखना पड़ता है, इनकम में जो वोलेटिलिटी है, इनकम कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, वो देखना पड़ता है। जबकि उनको जो वेजेस मिलते हैं वो बस उनको बेयरली जो पॉवर्टी लाइन है उस पर रखते हैं। 2023 की स्टडी बताती है कि गिग वर्कर 10 से 12 घंटे रोजाना काम कर रहे हैं और 15 से 20 हजार रुपए केवल महीने भर में कमा रहे हैं। यानी कि अगर आप जोमेटो के फाउंडर के आर्गुमेंट को देखें कि नहीं जी, हम तो बहुत महत्वपूर्ण जॉब क्रिएट कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है। ये केवल सस्टेनेंस किस्म की बेसिक सी आमदनी होती है, उतना मिल रहा है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये मत मानिएगा कि एक के साथ हो रहा है, दूसरे के साथ हो रहा है। ये कुल मिलाकर बाय डिजाइन एक टॉक्सिक इकॉनमी है, एक ऐसी इकॉनमी जो सरप्लस लेबर को लगातार अप्रोप्रिएट करती है। जब आपको कोई चीज 10 रुपए की डिलीवरी फीस पर मिल रही है तो क्या आपको नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर वहां तक जाएंगे, वहां पर आधा घंटा लगाएंगे, खाना लेकर आएंगे, उसमें अगर आपका खुद का 200 रुपया 500 रुपया के करीब खर्च हो जाएगा या उसके आसपास खर्च हो जाएगा, तो वो चीज अगर आपको 10 रुपए में मिल रही है तो बाकी 190 रुपए किसकी जेब से जा रहे हैं? सच्चाई यह है कि इन लेबर्स को अंडरपे किया जा रहा है, और ये अंडरपेड वर्कर्स केवल अपनी मजदूरी नहीं खो रहे हैं, इस प्रोसेस में वो एक और अहम चीज खो रहे हैं जो इस लोकतंत्र के लिए बहुत अहम है। वे अपनी डिग्निटी खो रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि आगे बढ़ने के सारे अवसर तो उनके जा ही रहे हैं, लेकिन जब ये गिग वर्कर्स अपने लिए एक डिग्निटी की मांग करते हैं, ये अपने लिए एक जस्ट फेयर किस्म की ट्रीटमेंट की मांग करते हैं, तो इन्हें क्या मिलता है? बहुत बार तो ये हर जगह से दुरदुराए जाते हैं। ये दुरदुराए जाते हैं आपसे जब आप इनसे डिलीवरी लेते हैं, ये दुरदुराए जाते हैं उन रेस्टोरेंट से जहां से ये सामान कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और ये दुरदुराए जाते हैं उस प्लेटफॉर्म से जो आप इनके बीच में एक माध्यम बना हुआ है। इसलिए स्टॉप सेलिब्रेटिंग दीज टॉक्सिक फाउंडर्स, आई रिक्वेस्ट यू। ये जो टॉक्सिक किस्म के फाउंडर्स हैं, जो इस बात में गर्व महसूस कर रहे हैं कि वे लोगों के लेबर को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, उनसे धन कमा रहे हैं, और उसके बावजूद ये महानता का चोगा ओढ़ना चाहते हैं कि हमारी वजह से इन लोगों को रोजगार मिला हुआ है। स्टॉप सेलिब्रेटिंग दीज टॉक्सिक फाउंडर्स, और मांग करने की शुरुआत होनी चाहिए कि इन लोगों को कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर मिले, इनको एल्गोरिथम्स में क्या है वह देखने को मिले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ट्रांसपेरेंसी है इन एल्गोरिथम्स की, क्योंकि जिस दिन ये एल्गोरिथम्स बजाय ट्रेड सीक्रेट होने के ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे श्रम का एप्रोप्रिएशन किया जाता है और कितने अमानवीय तरीकों से किया जाता है। एक मिनिमम अर्निंग गारंटी क्यों नहीं दी जानी चाहिए?
कोई व्यक्ति अगर आपके लिए 8 घंटे भले ही वो प्रतीक्षा कर रहा है, तो जैसे ही अगर उसके क्लॉक्ड घंटे 8 हो जाते हैं, वो मिनिमम वेजेस का हकदार तो वैसे ही बन गया ना। तो आप एक मिनिमम प्लेटफॉर्म क्यों नहीं रख रहे हैं कि अगर आप हमारे यहां एक सर्विस पार्टनर बनेंगे तो आपको इतने घंटे के लिए इतनी न्यूनतम जो आपकी मजदूरी है वो दी ही जाएगी। नहीं कहा जा रहा है, आपको केवल डिलीवरी जितनी की जाएंगी उसके आधार पर किया जा रहा है। इसलिए इन गिग वर्कर्स की डिग्निटी बहुत अहम चीज है। कुल मिलाकर हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से इन पार्टनर्स की नहीं है। हमने पार्टनर्स को इलेक्ट नहीं किया था, हमने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था, हमने अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट किया था जो गवर्नमेंट बन रहे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम गवर्नमेंट से ये मांग करें, अपने लिए नहीं, तमाम इन पार्टनर्स के लिए, सर्विस पार्टनर्स के लिए, कि इन्हें बेसिक सामाजिक सुरक्षा दी जाए। इसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन मजदूरों को, जिन्हें हम डिलीवरी पार्टनर्स कह रहे हैं, इन मजदूरों को सुरक्षा, ठीक मेहनताना और इनको डिग्निटी मिले, ये जिम्मेदारी किसकी है? भारत के मामले में हम जानते हैं कि यह जिम्मेदारी राज्य की है। इसे प्राइवेट सेक्टर की दया पर नहीं छोड़ सकते। आप किसी टॉक्सिक फाउंडर को का मन करेगा कि वह अपने डिलीवरी पार्टनर्स को आज एक इंश्योरेंस खरीद के दे, इस पर नहीं रख सकते। हमें ये रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। बल्कि 4 राज्य हम जानते हैं कि राजस्थान ने, कर्नाटका ने, बिहार ने और झारखंड ने बाकायदा ऐसे कानून बनाए हैं। यद्यपि सही बात यह है कि इनमें से किसी राज्य में यह कानून अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। हालांकि बिहार का कानून बहुत खूबसूरत कानून है, उसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वह कानून सुनिश्चित करता है कि अगर ठीक से इंप्लीमेंट हो तो जो गिग वर्कर्स हैं उनको कम से कम आधारभूत सुरक्षाएं मिल सके, कम से कम कुछ पेंशन के अधिकार, स्वास्थ्य बीमा का अधिकार और कुछ अन्य चीजें मिल सके। और अगर ऐसा करने के लिए आपको अपनी खरीदारी में 2 रुपया 4 रुपया फालतू देना पड़े तो आपको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अंततः अगर ये इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयड फोर्स बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के अपनी बुजुर्ग होने तक जाएगी या अपनी उम्र के बड़े होने तक जाएगी, तब ये पूरे देश के लिए बहुत जोखिम भरी चीज होगी। एकदम निराश्रित बहुत बड़ी जनसंख्या किसी के हित में नहीं है। कुल मिला के गिग वर्कर्स को उनकी डिग्निटी और उनका बेहतर मेहनताना मिलना ही चाहिए।